having one finite verb। अगर हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि वांट्स टू ही वांट्स टू गो देयर। अब ये जो सेंटेंस है इसमें जो आपकी फाइनाइट वर्ब है वो है ये वांट्स। वांट्स जो है ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ही के साथ तो वांट्स आया है। और अगर हम यहाँ पर ही की जगह आई कर दें, ही की जगह अगर हम आई कर देते हैं तो ये वांट्स की जगह वांट हो जाएगा। वांट्स की जगह क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। और इसमें जो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस आपका यही होगा। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब दी गई है फाइनाइट तो वो सिंपल हो जाएगा। अब एक सिंपल पहचान लिया, एक से ज्यादा वर्ब हैं उसमें फाइनाइट तो वो सिंपल नहीं होगा। उसके बाद आप ये देखो कि वो कंपाउंड के लिए क्या आपको चेक करना है। इसके लिए आप ये फैन बॉयज याद रखें। फैन बॉयज ये कनेक्टर होते हैं हमारे। तो इनका बता देता हूँ क्या। एफ का मतलब हो गया फोर। यहाँ पर इसका मीनिंग फोर का हो जाता है क्योंकि जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल और ही वॉज इल। ए मीन्स होता है एंड, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर। नाइदर नॉर वाला जैसे सेंटेंस होता है तो वो कंपाउंड में ही आ जाता है। और बी फॉर बट, ओ फॉर और या अदरवाइज, अदरवाइज। और वाई फॉर येट, वाई फॉर येट। और एस का मतलब होता है सो। सो मीन्स इसलिए, सो या देयर फॉर। देयर फॉर का मीनिंग भी इसलिए होता है। और येट मीन्स होता है फिर भी। येट मीन्स होता है आपका फिर भी। और का जो हिंदी मीनिंग निकलता है कंपाउंड में वो क्योंकि, एंड और होता है नोर ना तो, बट लेकिन, अदरवाइज वरना, या नहीं तो। जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। और येट का मीनिंग हो जाता है फिर भी। येट का जो मीनिंग है वो हो जाता है फिर भी। और सो का मतलब होता है इसलिए। सो मीन्स इसलिए। देयर फोर का मतलब भी इसलिए हो जाता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। कंपाउंड में फिर ये कंपाउंड चेक कर लो फैन बॉयज। और मान लो सेंटेंस सिंपल भी नहीं है कंपाउंड भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। कॉम्प्लेक्स में जो हमारे कनेक्टर्स आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं कॉम्प्लेक्स में। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो ये होते हैं जैसे दैट आ जाएगा उसमें, दैट। इफ आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, अनटिल आ जाएगा, लेस्ट आ जाएगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। और वैन आ जाएगा, वाइल। और वैन वाइल हो गया। एज सुन एज भी आ जाता है, एज सुन एज, एज सुन एज। और सो दैट, सो दैट का मतलब हो जाता है ताकि। सो दैट जो अलग अलग होता है उसका मतलब होता है इतना की। तो ये कुछ कनेक्टर्स हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया
कि भाई सेंटेंस कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाई ये बताओ ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो उसका बिल्कुल आसान रूल मैंने आपको ये बता दिया। पहले तो ये देख लो कि वो सिंपल तो नहीं है। अगर उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी तो वो सिंपल हो जाएगा। और अगर उसमें फैन वॉइस आ रहे हैं, फैन वॉइस वाले कनेक्टर आ रहे हैं, जैसे फॉर एंड नॉर बट और अदरवाइज येट सो देयरफॉर, तो वो हो जाएगा कंपाउंड। और अगर उसमें मान लो कंपाउंड भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स की कनेक्टर मैंने बता दी है, दैट मीन्स की, इफ मीन्स यदि, अनलेस मीन्स यदि नहीं, अनटिल मीन्स जब तक कि नहीं, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, व्हेन मीन्स जब, वाइल मीन्स जिस समय, और एज सुन एज का मतलब हो जाता है जैसे ही। सो दैट है, सो दैट का मतलब हो जाता है ताकि, और सो दैट ये अलग अलग है तो इसका मतलब हो जाएगा इतना की। सो दैट जो अलग अलग है इसका मतलब हो जाएगा इतना की। देखिए जो सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है हैविंग वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होती है। और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं हमारे, कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैन वॉइस वाले, जैसे फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है, देयरफॉर है। ये आते हैं आपके कंपाउंड में। और अगर सिंपल कंपाउंड दोनों ही नहीं बन रहे हैं तो फिर सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी मैं कुछ सेंटेंस डिस्कस करके बताता हूँ कि ये कैसे आइडेंटिफाई करना है वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल आसान होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बताइए। तो पहले सेंटेंस को ही हम लेते हैं, आई डिड नॉट नो दैट दिस फूड वॉज मेंट ओनली फॉर द स्टाफ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि ये फूड जो है स्टाफ के लिए है। अब देखिए, जैसे मैंने जिस स्टेप से मैंने पहचानना बताया, आप उसी स्टेप से इसको देखते हैं। यहाँ पर एक तो डिड नॉट नो आ गई फाइनाइट वर्ब, और आगे वॉज मेंट भी आ गया, यानी कि इसमें दो फाइनाइट वर्ब हो गई। तो दो हो गई तो सिंपल तो ये हो नहीं सकता, सिंपल ये नहीं हो सकता। फिर जब ये सिंपल नहीं हो सकता तो हम ये चेक करेंगे कि ये फैन वॉइस वाले जो हमारे कनेक्टर हैं क्या ये कंपाउंड है। अब इसमें कनेक्टर लगा है दैट, जो कि फैन वॉइस में नहीं है, तो ये कंपाउंड भी नहीं है। ये आपका सेंटेंस कंपाउंड भी नहीं है। तो जब कंपाउंड भी नहीं है तो बच गया कौन सा, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पहला सेंटेंस है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, सी इज इनोसेंट सो सी हैज अपील्ड टू द कोर्ट। वो मासूम है इसलिए उसने कोर्ट में अपील किया है। अब इसमें देखो ये एक तो फाइनाइट वर्ब इज आ गई, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग इज आता है, आई के अकॉर्डिंग एम आता है, और अगर दे हो जाए तो आर हो जाएगा। ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है उसको फाइनाइट वर्ब करते हैं। तो एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई, और आगे हैज अपील्ड, दो फाइनाइट वर्ब हो गई। तो ये सिंपल तो हो नहीं सकता। अब इसमें कनेक्टर देख लो, सो लगा हुआ है, जो कि फैन वॉइस में से ही एक है, सो मीन्स इसलिए। तो इसलिए अगर आ जाए तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया आपका, इसका आंसर बन गया कंपाउंड। अब थर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या है, इफ यू आर नॉट रेडी विद दिस सॉन्ग इट इज बेटर टू लेट देम नो। इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग। अब इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये सिंपल है या नहीं। अब इसमें आर वर्ब आ गई एक तो,
आगे इज आ गया, तो ये दो फाइनाइट वर्ब हो गई। सिंपल तो हो नहीं सकता, और फैन वॉइस वाले कनेक्टर भी नहीं है इसमें। फॉर, और, एंड, नोर, वो भी नहीं है इसमें। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसमें इफ दिया है, सिंपल भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट 4 सेंटेंस देखते हैं। 10 सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होगी। 4 सेंटेंस देखो, देखते हैं कि शी विल कम होम और आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस। शी विल कम होम, अब इसमें ये विल कम, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, और आगे विल स्टे, तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई इसमें। सिंपल तो ये हो नहीं सकता। अब इसमें कनेक्टर देखो, कनेक्टर ये और दिया है, तो और तो हमारा फैन वॉइस में ही आता है, वरना किसी विल कम होम, वो घर आएगी, वरना आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस, मैं उसके प्लेस पे रुकूंगा। तो ये आ गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल और कंपाउंड चेक कर लो, अगर वो दोनों नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिफ्थ में क्या है? इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू द पार्क। शाम को मैं पार्क जा रहा हूँ। अब इसमें एम गोइंग यही वर्ब है। इन द इवनिंग तो एक फ्रेज हो गई। इन द इवनिंग क्या हो गई? एक फ्रेज हो गई। आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द पार्क, ये एक ही फाइनाइट वर्ब है, और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। द सन लुक्स अमेजिंग टुडे। सन जो है ना, अमेजिंग दिखता है आज। इसमें भी फाइनाइट वर्ब एक ही है, लुक्स। लुक मीन्स दिखता है, आगे ये जो अमेजिंग आ रहा है, ये तो एक तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब होगी ये। तो जब एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये हो गया आपका सिंपल। अब 7th नंबर सेंटेंस देखते हैं। 7th नंबर, आई रिमेम्बर द डे, मुझे वो दिन याद है। एक तो रिमेम्बर फाइनाइट वर्ब आई यहाँ पे। व्हेन ही रिटर्न, दो हो गई, तो सिंपल तो हो ही नहीं सकता। फिर इसमें ये कनेक्टर आया व्हेन, फैन बॉयज में से तो कोई कनेक्टर है नहीं, तो कंपाउंड भी नहीं होगा। और जब सिंपल भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, तो क्या हो गया? तो हो गया आपका ये कॉम्प्लेक्स। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। निधि इज नॉट कीपिंग वेल येट शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क। मतलब वो ठीक नहीं है। अब इसमें इज नॉट कीपिंग एक फाइनाइट वर्ब ही आई, और डिसाइडेड दो फाइनाइट वर्ब आ गई, तो सिंपल तो हो नहीं सकता। फिर देखो कनेक्टर क्या फैन वॉइस वाला कनेक्टर दिया है, तो इसमें येट दिया है, जिसका मतलब होता है फिर भी। ये आ जाता है आपका कंपाउंड में। ये किस में आ जाता है? कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड हो गया, जब कंपाउंड का कनेक्टर दिया है तो कंपाउंड हो गया। उसके बाद आता है 9 नंबर। आफ्टर दे रीच द होटल, वे होटल पहुंचे उसके बाद, दे विल इन्फॉर्म अस, हमें इन्फॉर्म करेंगे। अब इसमें देखो रीच, पहुंचते हैं, और विल इन्फॉर्म, दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो सिंपल तो हो नहीं सकता। और कनेक्टर है इसका आफ्टर। कनेक्टर कई बार बीच में भी आता है, और कई बार शुरू में भी आता है। शुरू में आता है तो कॉमा लगाते हैं। अब आफ्टर, बिफोर, ये सब आते हैं कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड का तो है नहीं ये, कंपाउंड के याद कर लो आप, तो ये बचा आपका कॉम्प्लेक्स बचा है। एक ये 10 नंबर और देखते हैं पहले। वी आर गोइंग टू द पार्क। अब इसमें आर गोइंग, यही एक फाइनाइट वर्ब है, और कोई वर्ब नहीं है, टू द पार्क के रिप्लेस हो गया। तो जब एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। ये हो जाएगा आपका सिंपल। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लो, बिल्कुल आसान है। पहले सिंपल देख लो, फाइनाइट वर्ब एक है तो सिंपल,
और अगर सिंपल नहीं है तो कंपाउंड चेक करो, फैन वॉइस चेक करो, फैन वॉइस में से है कोई कि नहीं है। और फैन वॉइस भी अगर मान लो उसमें नहीं है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, थ्री क्लॉजेस को बनाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये थ्री क्लॉजेज आती हैं आपकी, जैसे नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज, फिर एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरी है एडवर्ब क्लॉज। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि भाई इसमें ये बताओ कौन सी क्लॉज यूज हुई है, नाउन यूज हुई है, एडजेक्टिव यूज हुई है, या एडवर्ब यूज हुई है। तो हम एक एक करके नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है ये सीखेंगे। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप नाउन क्लोज पहचान लें और एडजेक्टिव पहचान लें। अगर नाउन नहीं है वो और एडजेक्टिव भी नहीं है तो वो एडवर्ब ही हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो नाउन क्लोज क्या होता है वो देखते हैं पहले। नाउन क्लोज, नाउन क्लोज जो है, नाउन क्लोज ये सेंटेंस में क्या है, इट फंक्शंस एज ए नाउन, इट फंक्शंस एज ए नाउन। एक तो ये नाउन का फंक्शन करता है, दूसरा इसका पॉइंट है कि इट इज द आंसर ऑफ व्हाट, इट इज द आंसर ऑफ व्हाट, क्या का जवाब होता है ये। थर्ड पॉइंट है इन हिंदी, इन हिंदी इट बिगिंस विद हिंदी लेटर का, हिंदी में का अक्षर से इसकी शुरुआत होती है। और चौथा पॉइंट जो है, इट कैन बी रिप्लेस्ड, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस और इट। अब एक बार फिर से समझें कि नाउन क्लोज क्या होती है। नाउन क्लोज जो है वो नाउन का फंक्शन करती है, और नाउन क्या होता है, एक नेम होता है। नेम सेंटेंस में शुरू में भी आ सकता है और बाद में भी। ये व्हाट का आंसर होता है, जैसे मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ, क्या बताओ, कि तुम कहाँ जा रहे हो। और नॉन क्लोज में अगर हिंदी में हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत का अक्षर से होती है। और नॉन क्लोज को पहचानने के, जो नॉन क्लोज होगा ना उसकी जगह हम दिस या इट लगा देंगे ना तो उसका एक सेंस बनी रहेगी। उसकी एक सेंस बनी रहेगी अपनी। जैसे अब एक एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा कि
मुझे बताओ, मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये हिंदी में समझाना इसलिए जरूरी है, एक ही जैसे कनेक्टर तीनों क्लॉज में आ जाते हैं। व्हेन जो है नाउन में भी आएगा, एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में। तो आप जब तक हिंदी के थ्रू उसको कोरिलेट नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाओगे। मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सेंटेंस है। अब देखो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। मुझे बताओ, ये तो होगी आपकी मेन क्लोज। मुझे बताओ क्या, मेन क्लोज में क्या लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं, और जो जवाब आता है वो नाउन क्लोज होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नाउन क्लोज जो है वो क्या का आंसर होती है, वो क्या का आंसर होती है। जैसे मुझे बताओ, क्या बताओ, अब आंसर क्या आया, कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो नाउन क्लोज एक तो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। हिंदी में उसकी शुरुआत का अक्षर से होती है, वो क्या का जवाब होती है, और उसकी जगह हम दिस या इट लगा दें तो सेंटेंस की अपनी सेंस बनी रहेगी। जैसे मुझे यह बताओ, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगी, मुझे बताओ कि इंग्लिश हो जाएगी टेल मी। फिर ये की और कहाँ, इन दोनों की इंग्लिश वेयर लिखी जाएगी। कि अकेला जब आएगा तब उसकी इंग्लिश दैट होगी। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ आ रहा है तो जो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश है वो ही आ जाएगी। और की क्या इकट्ठा आ रहा है तो इफ आएगी। बस ये ध्यान रखना है। तो टेल मी वेयर, वेयर की कहाँ हो गया। अब सेंटेंस में बचा तुम जा रहे हो, तो तुम जा रहे हो की इंग्लिश हो जाएगी यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। अब देखिए इसमें टेल मी तो हो गई ये मेन क्लोज आपकी, मेन क्लोज। टेल मी व्हाट, वेयर यू आर गोइंग। अब वेयर यू आर गोइंग ये होगी आपकी नॉन क्लोज। अगर आप किसी क्लोज को नॉन क्लोज बता रहे हो तो आपको उसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि वो क्या का आंसर है क्या, और उसकी जगह आप ये लगा के देख लो टेल मी दिस। अगर पूरी की पूरी क्लॉज की जगह हम दिस लगाते हैं तो सेंटेंस की अपनी एक सेंस बनी रहती है, टेल मी दिस। तो बस नॉन क्लोज में यही ध्यान रखना है कि नॉन क्लोज एक तो क्या का आंसर होती है, और नॉन क्लोज को हम दिस से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर उसकी जगह दिस लगा देंगे ना तो उसकी सेंस बनी रहेगी, अदरवाइज सेंस बिगड़ जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, ये एरर आती है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना उससे पहले दैट नहीं आता। तो वो दैट क्यों नहीं आता, उसका रीजन यही है कि और कहाँ, जब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड ही दोनों की सेंस कन्वे कर देता है। तो इसलिए ये भी एक एरर बनती है कि क्वेश्चन वर्ड से पहले दैट नहीं आएगा। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, whom, which and how, which and how, ये हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनकी हिंदी क्या होगी। व्हाट मीन्स तो हो जाएगा कि डैश क्या, जो क्वेश्चन वर्ड की हिंदी है वही लिखनी है। की तो सब में ही आ जाएगा, की कब। जैसे मुझे बताओ कि तुम अमेरिका कब जाओगे, टेल मी व्हेन यू विल गो टू अमेरिका। क्यों है तो की क्यों हो जाएगा वाई। टेल मी वाई यू आर क्राइंग, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, टेल मी वेयर यू आर गोइंग। तो वेयर मीन्स हो जाता है की और कहाँ। की इंग्लिश नहीं लिखनी है हमें,
हु मीन्स की कौन या की किसने। टेल मी हु हैज बीटन यू, तो की कौन या की किसने एक ही बात है। और हुज मीन्स हो जाता है की किसका। जैसे टेल मी हुज पेन दिस इज, हुज पेन इज दिस नहीं, हुज पेन दिस इज। क्योंकि जब इस तरह से क्लॉज कनेक्ट होके आती है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। हुम मीन्स हो जाएगा की किसको। विच मीन्स की कौन सा। और हाउ मीन्स हो जाएगा की कैसे। और होता है आपका, जैसे दैट है, तो दैट का मतलब हो जाएगा खाली की। और इफ है, इफ का मीनिंग हो जाएगा कि क्या एक साथ। जैसे मुझे बताओ क्या तुम इस कॉलेज को ज्वाइन करोगे, टेल मी इफ यू विल ज्वाइन दिस कॉलेज। मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन को कनेक्ट करता है वो। और दैट मीन्स खाली की। तो नाउन क्लॉज में बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो वो नाउन का फंक्शन करती है, क्या का आंसर होती है, और उसकी जगह दिस लगा दो तो सेंटेंस की सेंस बनी रहेगी। ये तो बात हुई नाउन क्लॉज की। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। नाउन एडजेक्टिव आपको पहचानना आ गया, तो फिर एडवर्ब तो समझ लो आ ही गया, क्योंकि अगर सेंटेंस नाउन नहीं है एडजेक्टिव नहीं है तो बचेगा क्या है, एडवर्ब ही बचेगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। इट फंक्शंस, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। फिर दूसरा पॉइंट है इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, और दूसरा पॉइंट ये है कि इन हिंदी, इन हिंदी इट बिगिंस विद, हिंदी लेटर ज। जैसे नाउन क्लोज की शुरुआत का अक्षर से हो रही है, इसकी ज्यादातर जा अक्षर से होती है। और इट इज द आंसर ऑफ कौन सा कौन सी, इट इज द आंसर ऑफ कौन सा या कौन सी। जैसे ये वही घड़ी है जो मैंने अमेरिका से खरीदी, दिस इज द वॉच विच आई बॉट फ्रॉम अमेरिका। दिस इज द वॉच, ये वही वॉच है कौन सी, जो मैंने अमेरिका से खरीदी। तो इट इज द आंसर ऑफ, इट इज द आंसर ऑफ, इट इज आंसर ऑफ कौन सा या कौन सी। जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी को, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी उस नाउन को डिस्क्राइब करती है जिस नाउन के ये ठीक बाद आती है। इट डिस्क्राइब्स द नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, इट डिस्क्राइब्स द नाउन दैट इट फॉलोज, इट डिस्क्राइब्स द नाउन, इट डिस्क्राइब्स द नाउन दैट इट फॉलोज, दैट इट फॉलोज। जिसको ये फॉलो करती है उसी को डिस्क्राइब करती है। अब इसके भी कुछ कनेक्टर में लिखवा देता हूं आपको। जैसे इसमें जो या जिसने की इंग्लिश होती है, जो या जिसने, जो या जिसने की इंग्लिश पर्सन के लिए तो आ जाएगी आपकी हु, और पर्सन के लिए दैट भी आ जाता है, और थिंग के लिए विच आ जाएगा, दैट आ जाएगा,
थिंग के लिए दैट दोनों के लिए आता है, पर्सन के लिए हु, थिंग के लिए विच, दैट दोनों के लिए आ सकता है। फिर इसमें अगर जिसको की इंग्लिश लिखनी है आपको, जिसको, तो जो किसको की होती है वही जिसको की हो जाएगी। जब है तो जब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। जहां है, जहां की इंग्लिश हो जाएगी वेयर। और जिस वजह से है, जिस वजह से, तो ये रीजन के बाद आता है। जैसे टेल मी द रीजन वाई ही फेल्ड, तो वाई का मतलब हो जाएगा जिस वजह से। जिस तरीके से है तो हाउ हो जाएगा, जिस तरीके से। जिस तरीके से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ। जैसे मुझे वो मेथड बताओ, टेल मी द मेथड, कौन सा मेथड, जिस तरीके से तुमने इस सवाल को हल किया, हाउ यू सॉल्व द सम। तो ये हमारे कनेक्टर जो है ना, ये यूज होते हैं किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में। और एडजेक्टिव क्लॉज की खास बात ये होती है कि उसमें आर्टिकल द या ए का प्रयोग जरूर होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये वही समय है जब हम इंग्लिश क्लास अटेंड करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। अगर कोई नाउन है, जैसे ये द टाइम है, ये एक नाउन है, और फिर इसी के आगे कनेक्टर लग के आ रहा है, दिस इज द टाइम व्हेन वी अटेंड, व्हेन वी अटेंड क्लास, जब हम क्लास अटेंड करते हैं। तो कौन सा समय, जब हम क्लास अटेंड करते हैं। अब इसमें ये व्हेन वी अटेंड क्लास, ये तो हो गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। ये द टाइम से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले नाउन देख लो, और एडजेक्टिव में तो यही ऐसे ही सेंटेंस आते हैं कि ये वही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता था, दिस इज द कॉलेज वेयर आई स्टडीड। ये वही रीजन है जिसकी वजह से वो फेल हो गया, दिस इज द रीजन वाई ही फेल्ड। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो सड़क पर चल रहा है, हु इज वॉकिंग ऑन द रोड। तो आई नो द पर्सन, आई नो द टाइम, दिस इज द सिटी, ये वही शहर है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो इसमें इसकी खास बात ये होती है कि एक नाउन आता है, जैसे ये द टाइम आया, और उसी को वो डिफाइन कर रहा होता है। तो पहले नाउन देख लो, फिर एडजेक्टिव देख लो। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में वही आपके कुछ कनेक्टर्स आते हैं बचे खुचे, जैसे इफ है, एज सुन एज है, सो दैट है, वो सब उसमें आ जाते हैं फिर एडवर्ब क्लोज में। और एडवर्ब क्लोज जो होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्या है, अगर खाली पहचानने की बात आएगी तो पहले नाउन और एडजेक्टिव पहचान लो। अगर वो दोनों नहीं है तो एडवर्ब अपने आप हो जाएगी। इसका भी पहला पॉइंट यही है कि इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ये एक एडवर्ब का फंक्शन करता है। दूसरी बात कि इट इज द आंसर ऑफ कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इट इज द आंसर ऑफ, इट इज द आंसर ऑफ कब, कहाँ, कब कहाँ, क्यों, कैसे। मेन क्लॉज में आप कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा करके क्वेश्चन करोगे, और जो आंसर आएगा वो एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब यही होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनका आंसर होता है। और इसमें कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे यूज होते हैं, जैसे इफ, यदि हो गया, एज सुन एज हो गया, एज सुन एज, सो दैट, ताकि, सो दैट, अनलेस अनटिल है, अनलेस अनटिल,
व्हेन है, वाइल है, व्हेन है, वाइल है, एज सुन एज है, जैसे ही, एज सुन एज, और दो और ऑल दो हैं, दो और ऑल दो। तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज हो जाती है। अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी आपसे। देखिए 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कम व्हेन यू लाइक, आओ कब, व्हेन यू लाइक, तो जब भी आप पसंद करते हो तब आ जाओ। तो कम व्हेन यू लाइक, ये हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्यों हुई? क्योंकि नाउन तो ये हो नहीं सकती, नाउन को तो हम दिस से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप वेन यू लाइक की जगह दिस लगाओगे, कम दिस, तो कोई सेंस नहीं बनेगी। और एडजेक्टिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव की खास बात ये होती है कि जैसे वैन लिखा है तो उससे पहले द टाइम, द ईयर कुछ तो लिखा होता। तो सबसे पहले आप यही चेक कर लिया करो। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, आई नो द मैन, अब यहाँ पे आ गया द मैन, मैं जानता हूँ उस आदमी को। कौन से आदमी को? फिर आंसर आ रहा है हु इज हियर, जो यहाँ पर है। तो एडजेक्टिव होगा तो उसकी खास बात ये होती है कि जो कनेक्टर होता है, जैसे हु कनेक्टर है, तो उससे पहले आर्टिकल प्लस नाउन आएगा। ए एन प्लस नाउन, ए एन द प्लस नाउन आता है। आई नो द मैन ज्यादातर द आता है। तो ये हो गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव हो गई। ही सेज दैट ही मेट योर ब्रदर, वह कहता है, क्या कहता है? कि वह आपके भाई से मिला। ही सेज दैट ही मेट योर ब्रदर। और एक चीज ध्यान रखो, दैट तो, दैट का मतलब होता है की। जब दैट का मतलब की होगा तो वो नाउन क्लोज ही होगी। और ये नाउन क्लोज है, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप नाउन क्लोज की जगह दिस लगाते हो, ही सेज दिस, तो सेंटेंस की अपनी सेंस बनी रहेगी, सेंटेंस की अपनी सेंस बनी रहेगी। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं, द हैंड, वो हाथ। कौन सा हाथ? दैट रॉक्स द क्रेडल, जो क्रेडल को रॉक करता है। तो द हैंड के बाद दैट आ गया, जो। एडजेक्टिव क्लोज हिंदी में जा अक्षर से शुरुआत होती है। रूल्स द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को रूल करता है। ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई आपकी। फिर 5 बिफोर आई डाई, मरने से पहले, आई इंटेंड टू सी वेनिस, मैं वेनिस को देखना चाहता हूँ। तो मैं वेनिस को देखना चाहता हूँ कब? मरने से पहले। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे का आंसर होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एडवर्ब हो जाएगा। वैसे भी बिफोर और आफ्टर एडवर्ब क्लोज में ही आते हैं। लेट्स रिजॉयस, आओ खुशी मनाएं, एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम आगे जाएं। तो ये एज, जैसे, ये भी एडवर्ब हो गया। आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, विच आई हैड रेड बिफोर, जो मैं पहले पढ़ चुका था। तो उसी बुक को डिस्क्राइब किया गया है आगे, ये एडजेक्टिव हो गया आपका। फिर आएगा, परहैप्स ही थिंक्स दैट आई एम फूल, शायद वह सोचता है कि मैं फूल हूँ। परहैप्स ही थिंक, अब जैसे दैट आई एम फूल, वह सोचता है, क्या सोचता है? कि मैं फूल हूँ। नाउन क्लोज क्या का आंसर होती है? हमने इसको कह दिया नाउन क्लोज है ये। नाउन क्लोज है तो इसको हम दिस लगा के चेक भी कर सकते हैं कि ही थिंक्स दिस। आप ये ध्यान रखें कि अगर आप नाउन क्लोज आंसर बता रहे हैं तो आप उस पर दिस लगा के एक बार कंफर्म कर लें
कि दिस लगाने से उसकी सेंस बनी है कि नहीं है। जैसे ही थिंक्स दिस, वो इस चीज को सोचता है, तो एक सेंस बनी हुई है इसकी। 9 नंबर है, एज आई ड्रू नियर, जैसे जैसे मैं पास आया, आई सो ए वेरी क्यूरियस साइट, तो मैंने बड़ा ही क्यूरियस साइट देखा। अब इसमें जो मेन क्लॉज है वो ये है, आई सो ए वेरी क्यूरियस साइट, मैंने क्यूरियस साइट देखा कब, जैसे ही मैं नजदीक आया। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब है एडवर्ब क्लॉज हो गई। फिर 10 नंबर है, वेयर आर द फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स कहाँ हैं, whom आई न्यू, जिनको मैं जानता था। अब द फ्रेंड्स लिखा है, उससे पहले ये whom आ गया, तो ये होगी आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने आपको क्लॉज के बारे में भी बता दिया कि भाई क्लॉज क्या होती है। क्लॉज जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 3 क्लॉजेज आती हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। उनको डिफाइन भी कर दिया और उनको पहचानना बता दिया।